सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 3 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, राहुल गांधी जो अपोजिशन के लीडर हैं वो बेसिकली क्लेम कर रहे हैं कि 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है वो उसमें धांधली हुई है, दैट आर रिग्ड। और उनका कहना है कि कांग्रेस को शक है कि बेसिकली 70 सीट्स में से जो है 100 सीट्स में 70 सीट्स पर लगभग छेड़छाड़ हुई है। उन्होंने कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 6.5 लाख जो वोटर्स हैं उसमें से जो है 1.5 लाख वोटर्स वो फेक थे और उनके पास इसका 100% प्रूफ है। उन्होंने जो महाराष्ट्र में जो है बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली और जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो चुनाव है उसको भी फ़र्क को हाईलाइट किया, जहां 1 करोड़ नए वोटर्स जो है अचानक से आए और उन्होंने फिर जो है रूलिंग पार्टी को वोट दिया। तो अब देखते हैं कि जो है इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली इन जो आरोपों को बेसलेस और मिसलीडिंग कहा है और कहा कि उस समय उनको ऑब्जेक्शन उन्होंने फाइल नहीं किया। तो अब देखते हैं कोई अगर लोकसभा में अगर इलेक्शन डिस्प्यूट्स आते हैं तो उसको लेकर कोई प्रोविज़न है हमारे पास कि नहीं। तो अभी जो हमारे पास है कि इलेक्शन जो डिस्प्यूट्स हैं दैट कैन नॉट बी, जब वो अंडर वे हैं, मान लीजिए इलेक्शन चल रहे हैं, तो दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, व्हेन इलेक्शंस आर अंडर वे, है ना, उस टाइम पे वो चैलेंज नहीं किया जा सकते हैं। फिर उसके बाद में वंस द इलेक्शंस आर ओवर, ठीक है, तो डिस्प्यूट्स रेज कर सकते हैं थ्रू इलेक्शन पेटिशन के थ्रू रेज कर सकते हैं। और सच जो पिटिशन है दैट वुड बी गवर्न बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो इसमें इलेक्शन डिस्प्यूट्स को कौन हैंडल करता है, तो हाई कोर्ट को इसमें ज्यूरिसडिक्शन है ना, कि वो इलेक्शन डिस्प्यूट्स जो है वो सुने, डिस्प्यूट्स अंडर सेक्शन 80 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। तो अपील जो होती है, अगर मान लीजिए हाई कोर्ट में सॉल्व नहीं हुआ तो अपील जो इसके अगेंस्ट की होती है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाती है ना। तो ये पूरा प्रोविज़न है, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो कैसे उसको पिटिशन डाल के फिर उस पर जो है हाई कोर्ट में डाला जाता है, फिर उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है ना। और इसमें जो इलेक्शन डिस्प्यूट की जो पिटिशन है ये बेसिकली आपको विद इन 45 डेज फाइल करनी होती है ना, विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट के 45 दिन के अंदर ये पिटिशन फाइल करनी होती है इलेक्शन डिस्प्यूट्स की। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, इसरो टारगेट्स 2027 लॉन्च फॉर लाइट व्हीकल मार्क 3 सेमी क्रायोजेनिक स्टेज। तो ये लाइट व्हीकल मार्क 3 क्या है, पहले बेसिकली ये इसरो का सबसे पावरफुल रॉकेट है ना, और लॉन्च व्हीकल है जो जिसे पहले GSLV Mk3 नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो अभी क्या है कि इसरो ने जो है इसका लॉन्च बोला है 2027 तक होगी, जिसमें कि जो है सेमी क्रायोजेनिक स्टेज भी जो है इंक्लूड किया जाएगा। तो इसरो के चेयरमैन ने बताया कि अब तक जो है 5-6 इंजन टेस्ट हो चुके हैं और सभी सफल रहे हैं, है ना। तो क्रायोजेनिक स्टेज क्या होती है एक्चुअली, जो इसमें लाइट व्हीकल मार्क 3 है बेसिकली, इसमें जो स्टेजेस यूज़ होती हैं फ्यूल की, फर्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है 3 स्टेज फ्यूल होता है। तो फर्स्ट जो स्टेज होती है सॉलिड फ्यूल, सेकेंड स्टेज लिक्विड फ्यूल और जो थर्ड स्टेज होती है वो क्रायोजेनिक होती है। तो ये जो लिक्विड वाली स्टेज है इसको रिप्लेस करने के लिए बोल रहे हैं सेमी क्रायोजेनिक से, ठीक है। क्रायोजेनिक क्या होता है, क्रायोजेनिक जो फ्यूल होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, स्पेशली बिलो जो है 150 डिग्री सेल्सियस बोले तो, है ना। और ये फ्यूल जो है स्टोर किए जाते हैं और यूज़ किए जाते हैं एक्सट्रीमली एट लो प्रेशर। और क्रायोजेनिक इंजन में क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट्स होते हैं, जैसे लिक्विड ऑक्सीजन हो गया या लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन हो गया, है ना। तो ये होते हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ जाती है और हैवी लोड पेलोड्स को जो है वो ले जा सकते हैं ऊपर, है ना। और तो अभी तो वही बोल रहे हैं, इसमें यहाँ पे सेमी क्रायोजेनिक स्टेज भी जोड़ी जाएगी, है ना, जिसमें रिफाइंड केरोसिन प्लस लिक्विड जो है ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है। और इससे जो पेलोड कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी और लॉन्च कॉस्ट भी कम आएगी, है ना। और जो लाइट व्हीकल जो है मार्क 3 है ये बेसिकली 4200 kg तक का जो है वेट पेलोड ले जा सकता है। और लेकिन नए जो इंजन के में जो है इसको और भी ज़्यादा हैवी सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकेंगे, है ना। और जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन है जो बेसिकली जो भी टेस्ट होएगा SE-2000 इंजन, है ना, ये 200 टन तक थ्रस्ट दे सकता है, जबकि जो विकास इंजन है ये 200 टन तक का थ्रस्ट दे सकता है।
जबकि जो विकास इंजन है वो सिर्फ 80 टन जो है थ्रस्ट देता है ना। और इससे होगा क्या, जो इसके ऊपर की स्टेज है क्रायोजेनिक वाली, इसमें भी जो फ्यूल लोडिंग है वो भी 28 टन से बढ़ के 30 टन तक की जा सकती है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, ऑपरेशन महादेव, फोटोज़ फ्रॉम एनकाउंटर साइट इन 2024 हेल्प आइडेंटिफाई टेररिस्ट। तो बेसिकली 22 अप्रैल को जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ जिसमें 26 लोगों की जान गई, उसके जो आतंकी थे जो उसमें इन्वॉल्व थे उनको बेसिकली मार दिया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, है ना, 28 जुलाई को, जिसका नाम दिया गया है क्या, ऑपरेशन महादेव। ठीक है। और जो उनके रिटेलिएशन में जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था उसके रिटेलिएशन में जो इंडिया ने काउंटर अटैक किया था, उनके जितने भी टेरर साइट्स थे, 9 टेरर साइट्स पे, उसका नाम क्या दिया था, ऑपरेशन सिंदूर, है ना। तो ऑपरेशन महादेव में इन तीनों को जो है बेसिकली मार दिया। इनका नाम सुलेमान, हमज़ा और ज़िब्रान बताया जा रहा है। और बेसिकली दच्चीगाम फॉरेस्ट में छुपे हुए थे श्रीनगर के, वहाँ पे इनको मार दिया गया है और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन महादेव बोला जा रहा है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, कॉल्स ग्रो अप टू सेट अप परमानेंट नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड ट्राइब्स। डी नोटिफाइड ट्राइब्स बेसिकली इसमें क्या क्या आता है, डीएनटीज़ में इसमें आता है डी नोटिफाइड, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक, ठीक है, ट्राइब्स। तो अब इसमें डी नोटिफाइड ट्राइब्स क्या है, ये वो कम्युनिटीज़ हैं जो पहले ब्रिटिश टाइम पे क्रिमिनल ट्राइब्स का इनको दर्जा दिया गया था, क्रिमिनल ट्राइब्स का, ठीक है, अंडर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871, ठीक है। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद 1952 में ये एक्ट रिपील कर दिया गया, इस एक्ट को रिपील किया गया और ये जो है ट्राइब्स को डी नोटिफाई किया गया है। इसमें नोटिफाइड थे ट्राइब्स, क्रिमिनल ट्राइब, इसमें डी नोटिफाई किया गया, रिमूव फ्रॉम द लिस्ट। लेकिन आज तक इनके साथ ये स्टिग्मा जुड़ा हुआ है ना, क्रिमिनल का, और डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं सोसाइटी में और हरासमेंट भी होता है एज अ क्रिमिनल। तो अब और भी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इनके पास कोई भी फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, हाउसिंग की फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब लैकिंग है, पुलिस भी हरासमेंट करती है ना, कोई भी प्रॉपर इंक्लूजन नहीं है इनका SC ST OBC कैटेगरी में कई सारे स्टेट्स में, तो इनको गवर्नमेंट स्कीम्स का भी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो वहीं यहाँ पे अभी दिल्ली में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान देश भर के जो है डी नोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के नेताओं ने एक परमानेंट कमीशन बनाने के लिए इनके लिए जो है मांग उठाई है ना, और ताकि वो जो कमीशन है वो पार्लियामेंट में जो है इनके इश्यूज़ को उठा सके और एक एम्पावर्ड कमीशन हो जिसकी अथॉरिटी हो कि जो है वो इनके वेलफेयर को जो है इंश्योर कर सके, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, ट्रम्प सेज ही हर्ड इंडिया वोंट बाय रशियन ऑयल। तो जैसा कि पता है कि हमें यूनाइटेड स्टेट्स ने, ट्रम्प ने 25% टैरिफ लगाई है इंडिया के ऊपर, है ना, और प्लस पेनल्टी भी इम्पोज किया है रशिया से ऑयल और एनर्जी डिफेंस का ट्रेड करने के लिए, है ना। तो अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या बोल रहे हैं कि जो है बेसिकली मुझे सुनने को मिला है कि इंडिया अब रशिया से जो है वो ऑयल नहीं खरीदेगा। अगर ये ऐसा हुआ तो एक अच्छा कदम है, पर मैं श्योर नहीं हूँ। और तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस पर क्या बोला, रणधीर जायसवाल जी ने, तो इंडिया ने का जो ऑयल सोर्सिंग डिसीज़न है इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के हिसाब से होता है और ग्लोबल मार्केट सिचुएशन पर डिपेंड करता है। और रशिया से ऑयल लेना बंद हुआ या नहीं है इसकी स्पेसिफिक डिटेल्स उनके पास नहीं है। और तो हुआ क्या था बेसिकली, अगर प्री कोविड की बात करें तो रशिया से जो इंपोर्ट करता था ऑयल इंडिया वो 0.2% ही करता था। लेकिन वहीं जो है रशिया यूक्रेन वॉर के बाद वेस्टर्न कंट्रीज़ ने सैंक्शन लगा दिया रशियन ऑयल लेने पे, तो काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस हो गए रशिया के ऑयल के। तो इंडिया ने उसका फ़ायदा उठा के रशिया से तेल ज़्यादा ख़रीदना स्टार्ट किया, जिसका शेयर जो 0.2% था रशिया का इंडियन ऑयल में, वो अब लगभग 30 से 40% हो गया है ना। यही USA को खटकता है। तो वेस्टर्न प्रेशर के बावजूद इंडिया ने हमेशा कहा कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में फ़ैसला लेंगे, है ना। और हमने बेसिकली अभी एक बयान दिया था इंडिया और रशिया के बारे में कि क्लोज रिलेशंस के बारे में, कि ये दोनों इकोनॉमीज़ जो है डेड इकोनॉमीज़ जो है ना। बट जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वो बोल रहे हैं कि अभी तक कोई स्पेसिफिक नहीं है इस बारे में, है ना।
फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, हार्ट ऑफ जस्टिस मस्ट रिमेन ह्यूमन, टेक्नोलॉजी ओनली अ टूल, सुप्रीम कोर्ट जज। तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं सूर्यकांत जी, उन्होंने बेसिकली कहा है कि जो टेक्नोलॉजी है वो जस्टिस सिस्टम को एफिशिएंट बना सकती है, लेकिन उसका ह्यूमन टच वो रिप्लेस नहीं कर सकती है ना। तो टेक्नोलॉजी एक टूल है, लेकिन जस्टिस बैंडविड्थ से नहीं, इंसान के कंशियंस से जो है वो चलता है ना। और लॉ की ग्रेटनेस उसकी अथॉरिटी में नहीं है ना, बल्कि उसके सर्विस और कंपैशन में से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि डिजिटल एज में इंक्लूसिव जस्टिस के लिए लीगल एड को री इमेजिन करना होगा, और यहाँ जहाँ पे हर किसी को समझने, सुनने और ट्रस्ट दिलाने वाला एक इंसान होना चाहिए, है ना। तो एक लीगल एड में बेसिकली एक ह्यूमन टच होना ज़रूरी है, और न्याय एक इंसानी प्रक्रिया है, मशीन ड्रिवन प्रोसेस नहीं। और जस्टिस इंक्लूसिव तभी होगा जब सभी तक पहुँचेगा। ये सब कुछ बातें हैं जो कि उन्होंने कही। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है, यहाँ सारी पॉलिटिकल न्यूज़ है इस पे। फिर यहाँ पे उड़ीसा छत्तीसगढ़ में एमिकेबली रिजॉल्व महानदी वाटर रो। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच काफ़ी समय से जो महानदी रिवर है उस पे जो है उसको लेकर ट्राइब्यूनल में जो है केस लड़ रहे थे, है ना। अब एमिकेबली भी जो है सोल्यूशन लेने के लिए रेडी हो गए हैं। तो क्या डिस्प्यूट क्या है महानदी रिवर पे बेसिकली? तो महानदी रिवर जो है बेसिकली छत्तीसगढ़ में ओरिजिनेट होती है ना, छत्तीसगढ़ में। और उसने काफ़ी सारे, छत्तीसगढ़ पहले, फिर यहाँ पे उड़ीसा है, फिर बे ऑफ बंगाल में जो है महानदी रिवर गिरती है ना। तो अब एलिगेशन क्या है कि जो है उड़ीसा बोलता है कि छत्तीसगढ़ ने काफ़ी सारे डैम्स और बैराजेस बनाए हैं, है ना, अप स्ट्रीम में विदाउट कंसल्टिंग जो है उड़ीसा। तो ये कंस्ट्रक्शन जो है बेसिकली यहाँ पे जो उड़ीसा में रिवर फ्लो है उसको कम कर सकता है, स्पेशली ड्यूरिंग नॉन मानसून सीज़न, और जिससे उसके इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर और इंडस्ट्रियल यूज़ और इकोसिस्टम और एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए ये डिस्प्यूट है, और अभी दोनों एमिकेबली सॉल्व करने के लिए रेडी हो गए हैं, है ना। ओरिजिनेट कहाँ करती है? छत्तीसगढ़ में, सिहावा हिल्स पे, है ना, सिहावा हिल्स छत्तीसगढ़। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, पोस्ट ऑफिसेज अक्रॉस इंडिया टू एक्सेप्ट डिजिटल पेमेंट्स सून। तो इंडिया पोस्ट जो है अब रजिस्टर्ड पोस्ट जितने भी हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट सर्विसेज को स्पीड पोस्ट के साथ जो है मर्ज कर सकता है। और इसके साथ साथ डिपार्टमेंट ने लॉजिस्टिक्स और जो टेक्नोलॉजी सिस्टम को भी अपग्रेड किया है, जिसमें कि यूपीआई का इंटीग्रेशन किया गया है। अब जितने भी स्पीड पोस्ट बुकिंग के टाइम ही जो है यूपीआई से पेमेंट पॉसिबल होगा। तो इससे जो है सिर्फ कैश ओनली वाली प्रॉब्लम थी काउंटर्स पे कि कैश में सिर्फ देना होगा, वो दूर होगी, है ना। और इंडिया पोस्ट के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस जो है दिए गए हैं, हार्ड ब्लॉक्स रिजर्व किए गए हैं डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में, ताकि जो है मेल डिलीवरी और तेज़ हो। और एडवांस्ड पोस्टल टेक्नोलॉजी सिस्टम भी लाया गया है ना। और इसके फीचर्स यही हैं कि रियल टाइम ट्रैकिंग कर पाएगा, नेक्स्ट डेस्टिनेशन अपडेट कर पाएगा, और ओटीपी बेस्ड डिलीवरी होगी, है ना। और एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का भी इंटीग्रेशन होगा। तो ऑटोमेटिकली नए एड्रेस पे जो है वो बेसिकली डिपार्टमेंट एक ऐसा सिस्टम बना रहा है जिसमें अगर कोई एड्रेस बदल दे तो लेटर ऑटोमेटिकली नए एड्रेस पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, है ना। और डिजी पिन भी लगाया जा रहा है। डिजी पिन मतलब जो है हर एक जो पिन कोड रहेगा उसको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स के साथ मैप किया जाएगा, ताकि डिलीवरी और भी ज़्यादा प्रिसाइज हो। फिर जो नेक्स्ट है, हाउ विल द ट्रम्प्स टैरिफ इम्पैक्ट इंडिया। तो 30 जुलाई को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने इंडिया पे जो है 25% टैरिफ लगाया, और साथ में पेनल्टी भी लगाई, है ना। और ये मूव जो है इंडिया और यूएस के बीच जो होने वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर अनसर्टेनिटी को बढ़ाता है। और ट्रम्प का क्या कहना है? ट्रम्प ने कहा कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हाई टैरिफ्स हैं और नॉन टैरिफ बैरियर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और रशिया से भी इंडिया मिलिट्री इक्विपमेंट्स और एनर्जी डील्स जो है करता है काफ़ी बड़ी जो है शेयर में। तो ये इसके मेन रीज़न्स है इतना टैरिफ लगाने के। और उन्होंने वार्निंग भी दी कि अगर इंडिया रशिया के साथ टाइज कंटिन्यू रखता है तो 35% ड्यूटी तक ले जा सकते हैं, या फिर 500% एडिशनल ड्यूटी लग सकती है। इतनी बड़ी धमकी दे रहे हैं ना। इंडिया पर क्या असर पड़ेगा इसका, कि ये टैरिफ यूएस इंपोर्टर्स को जो है पे करने होंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट इंडियन एक्सपोर्टर्स पर पड़ेगा।
और जिससे जीडीपी में जो है 0.2% तक जो है गिरावट हो सकती है। और जो गारमेंट्स हैं, ऑटो पार्ट्स हैं, प्रीशियस स्टोन्स हैं, लेदर एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स पर इसका सबसे ज़्यादा जो है असर पड़ सकता है, इम्पैक्ट होंगे। ठीक है। और जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, वियतनाम, कोरिया, जो जो एक्सपोर्ट करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स को, इनको बेसिकली कम टैरिफ लग रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में, तो इनको फ़ायदा होगा और ये ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनेंगे हमसे। ठीक है। तो कंपटीशन में ज़्यादा ये कॉम्पिटिटिव बनेंगे इंडिया से। और तो मोदी ट्रम्प ने 2025 के फॉल तक जो है एक मिनी ट्रेड डील जो है फाइनलाइज करने का टारगेट दिया था, है ना। लेकिन ट्रम्प के रीसेंट टैरिफ मूव ने जो है उस प्रोसेस को स्लो कर दिया है। तो फ्रिक्शंस क्यों बढ़ रहे हैं? इंडिया जो है बेसिकली रशिया के साथ चीप ऑयल और डिफेंस डील जो है रशिया के साथ कर रहा है, जो कि उसको खटक रहा है यूएसए को। और इंडिया का जो एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर है ना, उसको ट्रेड से बाहर रखा गया है, जो कि यूएस चाहता है कि ये मार्केट जो है इंडिया खोले अमेरिका के लिए। और ट्रम्प का क्लेम है कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का सीज़ फायर में रोल प्ले किया, है ना। और इंडिया का जो है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में रिटेलिएटरी टैरिफ की वार्निंग जो है दी है। बेसिकली इंडिया ने रिटेलिएटरी टैरिफ की वार्निंग दी थी अमेरिका को, है ना। और इंडिया का क्या रिएक्शन है? इंडिया ने WTO में बोला कि जो है अगर यूएस ने अनफेयर टैरिफ्स लगाए तो वो भी रिटेलिएट करेगा। लेकिन इंडिया अभी तक एक कंस्ट्रक्टिव ट्रेड डील में इंटरेस्टेड है ना। और ट्रम्प ने बाकी कंट्रीज़ के साथ क्या किया है कि अगर देखें कि जो है यूएस ने यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन और इंडोनेशिया, जापान जैसे कंट्रीज़ के साथ ऑलरेडी न्यू ट्रेड डील साइन किए हैं, है ना। तो जिसमें कि जापान और यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इन पे जो है लगभग 15% टैरिफ लगाया गया है। और यूके पर जो है कार्स पर 27% से घटा कर 10% कर दिया गया है। तो अगर इंडिया और यूएस के रिलेशन ऐसे ही टेंस रहे तो इंडियन एक्सपोर्टर्स पर लॉन्ग टर्म प्रेशर पड़ सकता है ना। नेगोशिएटर्स को अब रशिया वाले फैक्टर को ध्यान में रखकर कॉशियस स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे, वाई इज़ द यूनाइटेड किंगडम्स स्टैंड ऑन पैलेस्टीन सिग्निफिकेंट। तो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कीम स्टारमर, उन्होंने अनाउंस किया कि जो है अगर इज़राइल गाज़ा में जो है सीज़ फायर नहीं करता है ना, और ह्यूमैनिटेरियन एड अलाउ नहीं करता है, और 2 स्टेट सॉल्यूशन पे जो है वो कमिट नहीं करता है ना। 2 स्टेट सॉल्यूशन मतलब कि इज़राइल और पैलेस्टीन को इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। तो अगर ये सब नहीं करता इज़राइल तो यूनाइटेड किंगडम जो है पैलेस्टीन को ऑफिशियली जो है रिकॉग्नाइज़ करेगा सितंबर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन में, है ना। और ये डिक्लेरेशन तब आई है जब फ्रांस, कनाडा और पोर्टुगल ने भी सेम इंटेंशन एक्सप्रेस किया है कि वो भी रिकॉग्नाइज़ करेंगे। और अब तक 193 जो यूनाइटेड नेशन मेंबर्स है उसमें 147 ने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज़ जो है वो कर चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन पावरफुल वेस्टर्न कंट्रीज़ जो है हेजिटेट कर रहे हैं और अब वो धीरे धीरे स्टैंड्स बदल रहे हैं, जैसे फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया, है ना, और पोर्टुगल हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया। तो अगर यूके और फ्रांस जैसे देश रिकॉग्नाइज़ करते हैं तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ यूएस ही जो है अपोज करेगा, ऐसा बोलते हैं, जो इज़राइल को ट्रेडिशनली अलाई है। और ये मूव इज़राइल के लिए डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट करेगा। और ये भी सिम्बॉलिकली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिटेन ही जो है 1917 में बेल्फोर डिक्लेरेशन के थ्रू जियोनिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट दिया था, है ना, जियोनिस्ट मूवमेंट को, जिसमें क्या बोला गया था? इसमें बोला गया था कि जो है पैलेस्टीन में, है ना, पैलेस्टीन में ज्यूइश होमलैंड बनेगा, है ना। तो यहीं से सारा टेंशन स्टार्ट होता है। और वॉर के बाद ब्रिटेन ने जो है पैलेस्टीन पर मैंडेट रूल इस्टेब्लिश किया, लेकिन आज वही कंट्री पैलेस्टीन को स्टेट बनाने का सपोर्ट दे रही है ना। और जो यूनाइटेड किंगडम है, गाज़ा के डिस्ट्रक्शन, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और जीनोसाइड के एक्यूजिशंस के बाद वेस्टर्न कंट्रीज़ का इज़राइल का अनकंडीशनल सपोर्ट देना मुश्किल हो गया है। और ये रिकग्निशन एक मेजर डिप्लोमेटिक शिफ्ट का जो है सिग्नल है ना, इसमें ये बोलते हैं। फिर जो नेक्स्ट है बेसिकली यहाँ पे, वाई इज़ नॉर्थ ईस्ट ऑन एज अबाउट असम एविक्शंस। तो हो क्या रहा है कि असम में बेसिकली एविक्शन ड्राइव चल रही है ना, जहाँ इलीगल सेटलर्स को जो है फॉरेस्ट लैंड से हटाने की कोशिश की जा रही है। असम में बेसिकली 2016 से ये चीज़ शुरू हुई, और जब जो है गवर्नमेंट ने जाति माती और बेटी के नाम पे जो है पावर में आकर
इलीगल ऑक्यूपेशन हटाने का वादा किया। और हाई कोर्ट ने बेसिक के ऑर्डर के बाद जो है काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसके पास पहली एविक्शन हुई। लेकिन ज़्यादा टेंशन 2021 और 2 जून 2025 में आए, जब बंगाली जो स्पीकिंग मुस्लिम्स हैं, जो बंगाली बोलते हैं जो मुस्लिम्स, उनको निकाला गया और इस प्रोसेस में कुछ लोगों की मौत भी हुई। और तो एविक्शन जो है नॉन मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ भी हुए, जैसे कि गुवाहाटी में 130 हिंदू फैमिलीज़ भी निकाली गई। लेकिन जो माइग्रेंट मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ जो ड्राइव्स हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव और विजिबल जो है रही हैं, ऐसा बोलते हैं। तो नेबरिंग स्टेट्स को क्या प्रॉब्लम है कि नेबरिंग स्टेट्स जैसे कि नागालैंड हो गया, मिज़ोरम हो गया और मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, है ना, और अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये स्टेट्स जो है अब स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं बॉर्डर्स पे, है ना, क्योंकि यहाँ से जो इलीगल माइग्रेंट भेजे जाएंगे इसी में इन्फिल्ट्रेट होंगे। तो नागालैंड ने 200 इलीगल इमिग्रेंट्स के व्हीकल एंट्री से रोका और कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ने जो है बॉर्डर पे टास्क फोर्स भी बनाया है माइग्रेंट्स को रोकने के लिए। और तो इनको बेसिकली डर है कि जो ये इन्फिल्ट्रेट इनके जो है स्टेट्स में ना हो जाए। और असम का कहना है कि बेसिकली जो नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल और मिज़ोरम है, उन्होंने जो है असम की 83,000 लैंड ऑक्यूपाई कर ली है। और इन सारे स्टेट्स का असम पे क्या आरोप है कि जो है असम बेसिकली बांग्लादेशी मुस्लिम्स को बॉर्डर पे सेटल करके डिस्प्यूटेड लैंड पे क्लेम चाहता है ना। तो ये सारा इसमें दिया हुआ है। और इस पे हाई कोर्ट ने भी 2025 में जो है बोला था कि ये जो 5 स्टेट्स हैं ये मिल के जो है एक हाई लेवल कमेटी बनाए, है ना, ताकि जो इलीगल फॉरेन सेटलमेंट्स हैं उसको रिमूव करने के लिए। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इंडिया विल कीप बाइंग रशियन ऑयल सेज गवर्नमेंट सोर्सेज। तो इंडिया ने क्लियर किया है कि जो है वो रशियन ऑयल जो है वो खरीदना जारी रखेगा, चाहे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है पेनल्टीज़ की धमकी क्यों ना उन्होंने दी हो। और ये जो लॉन्ग टर्म ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया ये, और ऐसे एक रात में ये ऑयल लेना बंद नहीं करेंगे। तो ट्रंप ने जो कि इसके बारे में जो है सोशल मीडिया पर बोला कि जो है इंडिया को एडिशनल पेनल्टीज़ फेस करनी पड़ सकती हैं। अभी 25% टैरिफ लगाया प्लस पेनल्टी लगाई है। तो बोलते हैं कि अगर ऐसे इंडिया कंटिन्यू रहेगा तो इस पर 35% तक टैरिफ जा सकते हैं और इवन एक्सटेंड कर सकते हैं 500% तक, है ना। और लेकिन फिर ट्रम्प ने मीडिया में कहा कि मुझे सुनने में आया है कि इंडिया अब रशिया से जो है ऑयल लेना बंद कर रहा है। लेकिन इंडिया का क्या पोजीशन है? इंडिया बोल रहा है कि इंडिया के 2 सीनियर ऑफिशियल्स ने वो क्लैरिफाई किया कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। और एक ऑफिशियल ने ये भी कहा कि ऑयल कंपनीज़ को इंपोर्ट कट करने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, एक्सपोर्टर्स फियर टैरिफ लाइकली टू डेंट हाई वॉल्यूम यूएस मार्केट। तो इंडिया के जो है टेक्सटाइल और जो इंजीनियरिंग मार्केट है ना, उसके एक्सपोर्टर्स को यूएस ने 25% टैरिफ से काफ़ी जो है उसको टेंशन हो रही है, क्योंकि उनका कहना है कि इससे उनके जो ऑर्डर्स हैं वो कैंसिल हो सकते हैं। और कुछ टेक्सटाइल प्रोडक्ट 60 to 70% जो है एक्सपोर्ट सिर्फ यूएस जाते हैं, है ना। और जो एक बड़ा मार्केट है, अब कई सारे यूएस बायर्स नए ऑर्डर्स नहीं दे रहे हैं या इंडियन सप्लायर्स को एक्स्ट्रा टैरिफ कॉस्ट उठानी पड़ रही है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे, इंडिया इन आयरलैंड अर्ज टू टेक रीजनेबल प्रिकॉशंस। तो आयरलैंड के डबलिन में, है ना, जो उसकी कैपिटल है, वहाँ पे इंडियन सिटीजन्स पर रेशियल अटैक्स जो है वो काफ़ी बढ़ गए हैं, है ना। तो इसके चलते इंडियन एम्बेसी ने कुछ एडवाइजरीज जारी किए हैं वहाँ के इंडियंस के लिए कि एम्बेसी ने लोगों को पर्सनल सेफ्टी के लिए रीज़नेबल प्रिकॉशंस लेने और जो है सुनसान जगह और ऑड आवर्स में जाने से बचने की सलाह दी है। और 31 जुलाई को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंटिस्ट थे इंडिया के, उन पर जो है टीनेज गैंग ने अटैक किया, जिसमें उनका चीक बोन जो है वो फ्रैक्चर हो गया। इससे पहले अमेज़न के एक इंडियन एम्प्लॉय पर भी अटैक हुआ। एक एम्बेसडर ने कहा कि 90,000 इंडियन कम्युनिटी के बीच में जो है थोड़ा डर का माहौल है वहाँ पे, और इस इशू को आयरिश और इंडियन अथॉरिटीज़ के साथ उठाया गया है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है, सेम यहाँ पे चाइना और जापान के बीच में बेसिकली रेज कंसर्न्स ओवर जेनोफोबिया इन बोथ कंट्रीज़। तो जेनोफोबिया क्या होता है? जेनोफोबिया होता है कि डर या नफ़रत होना किसी ऐसे इंसान से जो किसी दूसरे फॉरेन कंट्री का हो, है ना, या किसी फॉरेन दूसरी जाति का हो, भाषा का हो या कल्चर का हो, तो उसे जेनोफोबिया बोलते हैं।
तो चाइना और जापान में भी बेसिकली ज़ेनोफोबिया ज़्यादा बढ़ गया है कि चाइना में जो है जापान के सिटीजन्स पर अटैक हो रहे हैं और जापान में चाइना के सिटीजन्स पर अटैक हो रहे हैं। तो अभी बेसिकली क्या है कि दोनों कंट्रीज़ के ऑफिशियल्स ने इस तरह के ज़ेनोफोबिक सेंटिमेंट्स पर जो है टेंशन जताया है और बोला है कि ऐसे कंसर्न्स को जो है एड्रेस किया जाएगा। ये जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड रवांडा रीच ड्राफ्ट डील ऑन माइनिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन से यूएस। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रवांडा ने अपने पहले फॉर्मल टॉक्स के दौरान जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट आउटलाइन किया है और ये पीस डील जून में साइन हुई थी, जिसका मकसद जो है ईस्टर्न कॉन्गो उसमें जो है लॉन्ग वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको ख़त्म करना। और ये रीजन ईस्टर्न कॉन्गो जो है बेसिकली क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि कोल्टन हो गया और लिथियम हो गया इसके लिए फेमस है और यूएस ने इस डील को जो है वो मीडिएट किया है ना, और जिससे कि ट्रांसपेरेंट सप्लाई चेन बन सके और दोनों देश जो है एनर्जी और माइनिंग, हेल्थ, टूरिज़्म और इंफ्रा में जो है कोऑपरेट करेंगे इससे, है ना। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन, है ना। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारा चैनल, है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।